हेलो एवरीवन, हम यूनिट सेकंड के पार्ट 21 पे आ गए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन स्टेयर वेल्डिंग के बारे में। ये रहा हमारा यूनिट सेकंड का सिलेबस। तो सबसे पहले समझ लो कि स्टेयर वेल्डिंग क्या होती है। ये सॉलिड स्टेट जॉइनिंग प्रोसेस का एक टाइप है, ठीक है। इसमें करते क्या है, नॉन कंज्यूमेबल टूल को यूज़ करते हैं किन्हीं दो फेसिंग वर्कपीस को ज्वाइन करने के लिए। और सबसे खास बात इसकी होती है कि विदाउट मेल्टिंग द वर्कपीस मटेरियल, जो वर्कपीस का मटेरियल होता है वो बिना मेल्ट किए हम ज्वाइन कर देते हैं। कैसे, आगे बढ़ो। तो एक बात याद रख लो कि जो इसके वेल्ड क्रिएट होता है वो दो चीज़ों पे मेनली डिपेंड करता है। एक होता है फ्रिक्शन हीटिंग और दूसरी होती है मैकेनिकल डिफॉर्मेशन। लेकिन इसमें जो मेजर रोल होता है, मतलब मेजर रिसोर्स होता है जो फ्रिक्शन स्टेयर वेल्डिंग का, वो होता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन से ज़्यादा हीटिंग आती है। मैकेनिकल डिफॉर्मेशन भी मायने रखता है मगर इतना नहीं। अब इसको देखो किस तरह से परफॉर्म होती है। दो वर्कपीस रखे अलग अलग एकदम चिपका कर, और ये टूल है जो इसके ऊपर घूमता हुआ ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है और ये वेल्डिंग डन हो जाती है, ठीक है। अब जो इसका ये टूल जो घूम रहा है, ये जो टूल घूम रहा है ये किस मेटल का बना होता है, ठीक है। इस बात को देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। इसका जो ये उभरे हुए से एरिया है इसको इसका शोल्डर बोलते हैं, और ये जो ऊपर ये एरिया है इसको इसकी पिन बोलते हैं या फिर प्रोब भी बोल देते हैं। और ये किस मटेरियल के बने होते हैं? ये मटेरियल बने होते हैं हाई कार्बन स्टील के। क्यों बने होते हैं इसके? तो सबसे पहली बात, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी एलिवेटेड टेम्परेचर यानी उच्च ताप पर भी वैसी की वैसी बनी रहती हैं, चेंज नहीं होती। दूसरा, मशीनेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। तीसरा, घिसते कम हैं। और चौथा, इनकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है। इसीलिए हम हाई कार्बन स्टील के ये पिन टिप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं डायग्राम ऑफ द फ्रिक्शन स्टेयर वेल्डिंग टूल का, ठीक है। जो टूल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के हम यूज़ करते हैं ना। देखो स्ट्रेट सिलिंड्रिकल का यूज़ करेंगे। देखो ये जो है, ये जो नीचे से जैसी दिख रही होगी उस टाइप का ये सामने से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हम सर्कुलर यूज़ करते हैं, सिलिंड्रिकल यूज़ करते हैं, टैपर्ड भी यूज़ करते हैं, थ्रेटेड भी यूज़ करते हैं, जैसे में रिक्वायरमेंट होती है। स्क्वायर भी यूज़ करते हैं, ट्रायंगुलर भी यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली यही 5 टाइप की हम एक टूल टिप यूज़ करते हैं। अब देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फ्रिक्शन स्टेयर वेल्डिंग का। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि न, एक तो ये रोटेट हो रहा होगा, दूसरा जो वेल्डिंग है एक डायरेक्शन में जा रही होगी, तीसरा ऊपर से इसमें प्रेशर लग रहा होगा। ये 3 पैरामीटर्स हमें अफेक्ट करते हैं हमारी वेल्डिंग को, ठीक है। तो पहला पैरामीटर होता है रोटेशनल स्पीड, जो ये घूम रहा है ना, ये किसको डिपेंड, मतलब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? फ्रैक्शनल हीट, मतलब कितनी हीट क्रिएट करेगा जो यहाँ पे। और स्टेयरिंग मतलब समझते हो, ये एक ऐसे करके, स्टेयर मतलब होता है सीढ़ियों पे चढ़ना। तो स्टेयर ऐसे ऐसे करके चढ़ता हुआ सा ही जा रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसे स्टेयर वेल्डिंग बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है वेल्डिंग स्पीड, वेल्डिंग जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में किस स्पीड से जा रही है। हाँ, और ये पैरामीटर क्या इफेक्ट पैदा करेगा? ये पैरामीटर इफेक्ट पैदा करेगा अपीयरेंस का, कि वेल्डिंग जो फिनिश होकर दिखेगी वो कैसी दिखेगी। दूसरा, हीट को कंट्रोल करेगा। अगर ज़्यादा तेज़ मतलब वेल्डिंग स्पीड होगी तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी। और तीसरा, ये जो डाउन फोर्स लग रहा है नीचे की ओर ना, ये क्या इफेक्ट पैदा करेगा? तो ये फ्रैक्शनल हीट को कंट्रोल करेगा, मतलब अगर ज़्यादा पावर लगा देंगे तो ज़्यादा फ्रैक्शनल हीट क्रिएट होगी। मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट कंडीशन, और मेंटेन रखेगा कॉन्टैक्ट कंडीशन, ये नहीं ऊपर उठ जाए, इसको कॉन्टैक्ट बराबर बराबर बना के रखेगा ये। तो यही हमारे 3 मेनली पैरामीटर्स होते हैं जो इस फ्रिक्शन स्टेयर वेल्डिंग में मायने रखते हैं। आगे बढ़ो। अब देखते हैं कि जो इसका प्रोसेस होता है वो किन किन मतलब चरणों में होता है। तो सबसे पहला तो जो हमारा टूल होता है उसको रोटेट कराते हैं। रोटेट नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद प्लंग मतलब उसके अंदर थोड़ा सा पुश कराते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 ये। नंबर 3 रोटेट हो रहा है, ठीक है। नंबर 3 अब इसकी वेल्डिंग करते हैं। ये रोटेट होता हुआ ये आगे बढ़ता है, जितने में वेल्डिंग चाहिए उतना हम वेल्ड कर लेते हैं। तीसरा ये हो गया। चौथा, अब इसकी वेल्डिंग हमारी कंप्लीट होगी तो हमने वापस इसे ऊपर उठाया, पुल ऑफ इसे बोलते हैं। और नंबर 5 ये जो हमारी वेल्डिंग हो गई इसमें एक फिनिश दे देते हैं और हमारी वेल्डिंग कंप्लीट।
तो ये 5 चरणों में हमारा फ्रिक्शन स्टियर वेल्डिंग कंप्लीट होता है। बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल हम इससे ज्वाइन करते हैं। तो एल्युमिनियम को इससे ज्वाइन करते हैं, कॉपर उसके अलॉयज को ज्वाइन करते हैं, टाइटेनियम उसके अलॉय को ज्वाइन करते हैं, जिंक, प्लास्टिक, निकल अलॉयज को हम फ्रिक्शन स्टियर वेल्डिंग से ज्वाइन करते हैं। अब एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। शिप बिल्डिंग और मरीन इंडस्ट्री, इसमें तो नॉर्मली जितनी भी एडवांस बिल्डिंग्स हैं सभी यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो शिप बिल्डिंग में और मरीन इंडस्ट्री, मरीन मतलब जो भी पानी में चलने वाले जहाज, पनडुब्बी, मतलब इस टाइप की जितनी भी मशीनरीज होती हैं वो सारी मरीन इंडस्ट्री में आ जाती हैं। और एरो स्पेस इंडस्ट्री और रेलवे, ये 3 मेजर खिलाड़ी हैं अपने अपने फील्ड के, तो इन सब में फ्रिक्शन स्टियर वेल्डिंग का यूज होता है। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस। देखो, हम एडवांटेजेस 3 फेजेस में डिस्कस कर रहे हैं। एक है मेट्रोलॉजिकल बेनिफिट, इन्वायरमेंटल बेनिफिट और एनर्जी बेनिफिट। तो मेट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स में सबसे पहले तो सॉलिड फेज प्रोसेस है, मतलब हमारा पिघलता नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। लो डिस्टोर्शन ऑफ वर्क पीस, जो वर्क पीस है वो काफ़ी टूट फूट बहुत कम होती है। गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी, जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी होती है हमें काफ़ी अच्छी मिलती है। और किसी भी अलॉइंग एलिमेंट का कोई नुकसान हमें नहीं होता। माइक्रो स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा मिलता है और कोई क्रैक होने की चांसेस मतलब ना ही होती है, कोई भी क्रैकिंग का कोई चांस बनता नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा मेट्रोलॉजिकल बेनिफिट। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल बेनिफिट का। तो इसमें हम कोई सील्डिंग गैस यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो इन्वायरमेंट को कोई खतरा है ही नहीं। कोई सरफेस क्लीनिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही क्लीन कर लेती है। और ग्राइंडिंग, जो पहले हम किसी को बिल्ड करने से पहले ग्राइंडिंग करते हैं, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। कंज्यूमेबल मटेरियल सेविंग, जो कंज्यूमेबल मटेरियल जो भी हम यूज़ तो करेंगे ही अदर वेल्डिंग्स में, रक्स, बायर और फिर एनी अदर गैसेस, ये कुछ हमारा यूज़ नहीं होता। तो ये तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट होगा। अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होंगे, तो मेट्रोलॉजिकल बेनिफिट ही लिख के आना। बाकी अगर कुछ ये इन दोनों में से ध्यान हो तो लिखना, वरना आपको सबसे ज़्यादा मायने ये वाले रखते हैं, ठीक है। और ये शील्डिंग गैस जरूर लिखाना अगर ये लिख रहे हो तब भी। और एनर्जी बेनिफिट क्या होते हैं? इम्प्रूव्ड मटेरियल, एग्जाम्पल ज्वाइनिंग डिफरेंट थिकनेस, एलॉय रिडक्शन इन द वेट, जो ये जो मतलब बिल्डिंग करके बनाती है, इसकी जो बिल्डिंग की जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी कम वजन में बिल्ड करता है। और जो कंप्लीटेड, जैसे ये दो ऊपर पीस हैं, इनको बिल्ड किया तो ये कुछ घिस के निकालता है। यानी अगर ये मान लिया 100 किलो का था, 1000 किलो का था, तो ये हमारा करेगा 999 किलो, और ये पूरा बनाया तो 999 किलो बाद में बचेगा। मतलब ये रिडक्ट करता है। तो ये तो हमारे मतलब वजन भी कम करता है, तो इसीलिए हम इसको लाइट वेट जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें यूज करते हैं इस बिल्डिंग को, ठीक है। और एनर्जी कंजप्शन भी इसमें अदर के कंपेयर में थोड़ा कम होता है। तो ये रहे हमारे एडवांटेज फ्रिक्शन स्टियर वेल्डिंग के। अब डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। तो जो वर्क पीस है वो रैपिडली क्लैम्प्ड होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से बंधा होना चाहिए। जो क्लैंपिंग है मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलमोस्ट 0 ही होना चाहिए, ठीक है। और लेस फ्लेक्सिबल देन मैनुअल एंड आर्क वेल्डिंग, जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है काफ़ी कम होती है मैनुअल और अदर जो आर्क प्रोसेसर्स होते हैं उनके कंपेयर में। की होल्स एट द एंड ऑफ द वेल्ड, और ये भी एक बड़ी समस्या होती है। मतलब इस टाइप से जो वेल्डिंग करते हुए बनाते हुए चलता है और फिर जब लास्ट में आता है ये, तो वहाँ पे एक होल क्रिएट करके छोड़ के जाता है। तो ये भी इसकी एक समस्या होती है। और बैकिंग प्लेट इज रिक्वायर्ड, बैकिंग प्लेट की हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो ये रहे हमारे इसके डिसएडवांटेजेस। तो बस इतना ही था इस लेक्चर्स में। धन्यवाद मेरे साथ इतनी देर तक रहने के लिए। और PDF इसके डिस्कशन बॉक्स में पड़ी होगी, आप डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।